हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बिहार की राजनीति के सबसे पेचीदा और विवादित चेहरों में से एक मोहम्मद शहाबुद्दीन की विरासत का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। राजनीति, अपराध और हमारे सिस्टम की नाकामी ने मिलकर एक ऐसा अध्याय लिखा है जिसे भुलाना लगभग नामुमकिन है। ये महज एक बाहुबली की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरे दौर की व्यवस्था का सच है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। जरा 2016 के एक टेलीविजन इंटरव्यू की इस लाइन पर गौर कीजिए। उम्र छोटी है और काम बहुत ज्यादा है। ये कैमरे के सामने बोला गया सिर्फ एक डायलॉग नहीं था। ये दरअसल उस जल्दबाजी, उस बेइंतहा महत्वाकांक्षा और उस विद्रोही रवैये को दिखाता है जिसने उनके पूरे विवादास्पद जीवन को परिभाषित किया। एक ऐसा इंसान जो अपनी आखिरी सांस तक अपने हिसाब से काम करना चाहता था। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक ही इंसान की दो बिल्कुल अलग छवियां मौजूद थीं। एक तरफ उन्हें सीवान का सुल्तान कहा जाता था, जिन्हें बेइंतहा मान सम्मान मिलता था, और दूसरी तरफ उनकी पहचान थी बिहार के सबसे खूंखार बाहुबली की। ये जो तनाव है ना, ये जो दोहरी पहचान है, यही उनके पूरे राजनीतिक और आपराधिक सफर का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे सफर को बारी बारी समझेंगे। उनके अकेले अंत से लेकर वो रॉबिनहुड वाला विरोधाभास, 90 के दशक की राजनीति, मुस्लिम यादव फॉर्मूला और कैसे वो सिवान के सुल्तान बने, और अंततः कैसे ये सब हमारे सिस्टम की एक बड़ी विफलता थी। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। उनका अकेला अंत। 1 मई का दिन और दिल्ली की तिहाड़ जेल। कोविड-19 के कारण दिल्ली के एक अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। सिवान का सुल्तान कहे जाने वाले व्यक्ति का अंत, सच कहें तो, उनके अपने घर से बहुत दूर और बेहद अकेले में हुआ। और उनकी मौत के बाद का कॉन्ट्रास्ट देखिए। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से उन्हें दिल्ली के ही एक गुमनाम कब्रिस्तान में दफना दिया गया। कब्र के पत्थर पर सिर्फ सूखे तथ्य लिखे हैं, नाम, जन्म और मृत्यु की तारीख और जन्मस्थान। लेकिन दूसरी तरफ उनके पैतृक गांव प्रतापपुर में 4 दिनों तक कई घरों में चूल्हे तक नहीं जले। पब्लिक का रिएक्शन बिल्कुल बटा हुआ था। कुछ लोगों के लिए ये बहुत गहरा मातम था, तो कईयों के लिए एक बहुत बड़ी राहत। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने तो इसे अपना एक निजी नुकसान तक बताया था। और यहीं से हम दूसरे हिस्से पर आते हैं, जिसे हम रॉबिनहुड पैराडॉक्स कह सकते हैं। क्या वो एक मसीहा थे या एक दुस्वप्न? प्रशासन और पुलिस के लिए वो एक भयानक बुरा सपना थे, लेकिन अपने साये में रहने वालों के लिए वो किसी मसीहा से कम नहीं थे। ये दो बिल्कुल अलग रूप थे उनके। ये विरोधाभास उनके कामों में बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ वो मसीहा बनकर डॉक्टरों की फीस महज 50 रुपए तय कर देते हैं, सरकारी डॉक्टरों को अस्पताल में बैठने पर मजबूर करते हैं, लोगों को सुरक्षा देते हैं, और ठीक उसी वक्त एक डॉन के रूप में उनका खौफनाक चेहरा भी सामने आता है, जहां बड़े पैमाने पर अपहरण, हत्याएं और विरोधियों की आवाज को बेरहमी से दबाना आम बात थी। मतलब एक ही इंसान एक ही समय में एक पैरेलल न्याय प्रणाली भी चला रहा है और एक खूंखार क्राइम सिंडिकेट भी। लेकिन रुकिए, एक बात जो आपको सच में हैरान कर देगी। अपराध की इस दुनिया से परे शहाबुद्दीन दरअसल राजनीति विज्ञान में पीएचडी थे। 2009 में गया जेल में उनसे मिलने वाले एक शख्स के मुताबिक वो बहुत पढ़ते थे, और सबसे दिलचस्प बात, वो जहां भी जाते अपने साथ जेल मैनुअल और भारत का संविधान जरूर रखते थे। एक बाहुबली की छवि में ये बौद्धिक परत सच में बहुत अजीब है ना। खैर, कोई रातों रात बाहुबली नहीं बनता। इसके लिए हमें तीसरे हिस्से यानी 1990 के दशक के राजनीतिक माहौल में जाना होगा। ये वो अराजक और उथल-पुथल भरा दौर था जिसने शहाबुद्दीन जैसे नेताओं के उभरने के लिए एक परफेक्ट इंक्यूबेटर का काम किया। इन घटनाओं के क्रम को समझना बहुत जरूरी है। 1989 में भागलपुर में भयानक दंगे होते हैं, जिनमें 1000 से ज्यादा जानें जाती हैं। फिर सितंबर 1990 में एल.के. आडवाणी रथ यात्रा शुरू करते हैं, और इसके ठीक बाद अक्टूबर 1990 में लालू यादव आडवाणी जी को समस्तीपुर में गिरफ्तार करवा लेते हैं। पूरी राजनीति उफान पर थी, और इसी भारी उथल-पुथल के बीच 1990 में शहाबुद्दीन जेल के अंदर से ही अपना पहला चुनाव जीत जाते हैं। अब ये नंबर देखिए, 378। ये महज एक आंकड़ा नहीं है। महज 23 साल के शहाबुद्दीन ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जेल की कोठरी से चुनाव लड़ा था। उनका चुनाव चिन्ह शेर था, और उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को ठीक 378 वोटों से हरा दिया। ये जीत सिर्फ एक नंबर नहीं थी, ये राजनीति में बाहुबल के खुले प्रवेश का सीधा ऐलान था। और यहीं से बिहार की राजनीति में एंट्री होती है चौथे हिस्से की, मुस्लिम यादव फॉर्मूले की।
लालू यादव की इसी रणनीति ने अपराध और राज्य सत्ता के बीच के गठजोड़ को एक बहुत मजबूत आधार दे दिया। उस वक्त बिहार का गणित कुछ ऐसा था। 17% मुस्लिम आबादी, 14% यादव और बाकी 69% अन्य समुदाय। भागलपुर दंगों के बाद जो राजनीतिक खालीपन आया, लालू यादव ने उसे इसी MY यानी मुस्लिम यादव गठबंधन से भर दिया और ये फॉर्मूला इतना अचूक साबित हुआ कि वो 2005 तक सत्ता के केंद्र में बने रहें। राजनीतिक कैलकुलेशन बिल्कुल साफ थी। भागलपुर दंगों में 93% पीड़ित मुस्लिम समुदाय से थे, जिससे वे खुद को बहुत अलग थलग महसूस कर रहे थे। ऐसे में लालू यादव एक सेकुलर विकल्प बनकर उभरे। अब मुस्लिम समुदाय को एक अखंड वोटिंग ब्लॉक के रूप में देखा जाने लगा और यहीं पर शहाबुद्दीन जैसे बाहुबली चेहरों को पूरे समुदाय का नेता बना दिया गया। सोचिए, एक लोकल बाहुबली अब एक संरक्षित राजनीतिक संपत्ति बन चुका था। इसी पॉलिटिकल बैकिंग ने उन्हें बना दिया सिवान का सुल्तान। यह हमारे एक्सप्लेनर का 5वां हिस्सा है, जहां उन्होंने सचमुच अपनी एक पैरेलल सरकार चलानी शुरू कर दी। मतलब आप कल्पना कीजिए, सिवान में उनकी अपनी अदालत चल रही थी। उनका पूरा क्राइम सिंडिकेट सलाखों के पीछे से भी बेधड़क चल रहा था। उन्हें राज्य का ऐसा संरक्षण मिला हुआ था कि कानूनी कार्रवाई करना लगभग असंभव था। और ये बात 2001 में PUCL की रिपोर्ट ने भी डॉक्यूमेंट की है। वहां किसी राजनीतिक विरोध की तो कोई जगह ही नहीं थी। आलम यह था कि कोई दूसरी पार्टी अपना झंडा तक नहीं फहरा सकती थी। पुलिस ने पूरे 2 दशक तक अपनी आंखें मूंदे रखी। तो ये सब हमें किस नतीजे पर लाता है? अपने आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे इस पूरे सिस्टम की विफलता की। ये जो पूरी विरासत है, ये दरअसल एक टूटे हुए सिस्टम का ही बाय प्रोडक्ट है। ये सिर्फ एक इंसान के अपराधों की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे राज्य तंत्र के चरमरा जाने की कहानी है। एक बहुत ही सटीक बात कही गई है कि ये सिस्टम और मैनेजमेंट की नाकामी ही है जो शहाबुद्दीन जैसे किसी इंसान को रॉबिनहुड जैसा बना देती है। ये कितनी बड़ी त्रासदी है ना, जब हमारा वैध सिस्टम, हमारी पुलिस और न्याय व्यवस्था आम इंसान की रक्षा करने में पूरी तरह फेल हो जाती है, तब लोगों के पास एक बाहुबली की शरण में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या बाहुबली पैदा होते हैं या फिर हमारा फेल होता हुआ सिस्टम अपनी कमियों को छिपाने के लिए उन्हें खुद बनाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे सिस्टम की जवाबदेही पर सोचने को मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।